दोस्तों नमस्कार। जब भी चुनाव आता है हमारे मीडिया में अजब गजब विश्लेषण शुरू हो जाता है और मीडिया के भी घराने हैं, मतलब जो मीडिया हाउस, अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो शायद कुछ ऐसा ही होगा। मतलब मीडिया हाउसेस को अगर घराना कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मीडिया हाउसेस मतलब जो घराने जैसे होते हैं ना हमारे यहाँ, संगीत, ख़ास तौर पे ललित कला के क्षेत्र, संगीत, गायन वादन या परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए घराने हुआ करते थे। मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर एक गुरु परंपरा के माध्यम से लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। पर ये जो मीडिया के घराने हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, ये भी कुछ ऐसे ही हैं अगर इनका गहरे में विश्लेषण किया जाए, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल या फिर विचारधारा की तरफ झुके होते हैं और इनका जो सेलेक्टिव ट्रूथ होता है उसी तरह की खबरों को ढूंढना और उनको आगे बढ़ाना होता है। आप सोशल मीडिया पर या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मतलब टीवी की पत्रकारिता, अखबार और उसमें काम करने वाले जो कथित पत्रकार हैं, मतलब जो एजेंडा सेट करने वाले प्रायोजित लोग हैं, भाई सबके लिए नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा ही है। अगर उनके बातों को, विचारों को थोड़ा गहराई से देखिए, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो उनके 10, 12, 15 साल, 2 साल का जो वो कहते हैं, बताते हैं और उनका जो नज़रिया है उसमें निष्पक्षता के नाम पर किस पक्ष में झुकाव है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ऊपर नीचे देखिए, सारी बातें साफ हो जाएंगी कि वह किस तरह का एजेंडा सेट करने के लिए काम कर रहा है। अब ख़ास तौर पर हमारे यहाँ भी बड़े बदलाव नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद सभी संस्थाओं पर, मतलब जो विचार के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, किताबें लिखते हैं, मतलब जो बौद्धिक समाज है और जो बौद्धिक बाज़ार है, उस पर एक ख़ास तरह के लोगों का कब्जा था। तो जो लड़ाई चल रही है, मतलब पूरी तरह से एक विचारधारा को रिप्लेस करके दूसरी विचारधारा के लोग आज़ादी के बाद अगर पहली बार सत्ता में आए हैं तो वह मोदी सरकार में ही आए हैं, मतलब 2014 में। इससे पहले जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट थी या चौधरी चरण सिंह जी की गवर्नमेंट थी या मोरारजी देसाई जी की सरकार थी या फिर जो भी अल्पसंख्यक सरकारें थीं, मतलब जब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं रहती हैं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट जब मिला होता है, गठबंधन की ढुलमुल सरकारें थी, तो उसमें जो विचारधारा के स्तर पर और तमाम जो संगठन हैं, उसमें जो बौद्धिक समाज पहले से था, जिसका कब्जा था, वह उसी तरह बरकरार था और उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। मतलब उसके जो आर्थिक संसाधन थे और अपने विचारों को आगे बढ़ाने और एकमात्र बुद्धिजीवी होने का जो उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ था, वह गैर कांग्रेसी सरकारों में भी उनकी स्थिति वैसे ही बरकरार थी। मतलब वही लोग मीडिया में बोलते, कहते, लिखते थे और वही राय का निर्माण करते थे और दूसरे पक्षों और विचारों को सामने नहीं आने दिया जाता था। अगर इस बात को गहराई से समझिए, देखिए, तो दूसरी कौन सी बातें सत्ता, सरकारें, दल या लोग सामने आ पाए, तो ऐसा नहीं हो पाया था। तो अभी जो बात किया जा रहा है, और हमारे देश में जाति और धर्म ये समस्या के रूप में है, इस बात को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब समस्याओं की पहचान करिए, और समस्याओं की पहचान किए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप समस्याओं से भागते रहिए और समस्याओं के होने से ही इनकार करते रहेंगे तो वास्तव में कोई समाधान नहीं निकल पाएगा
और हमारा अब तक का जो पलायनवादी यह नज़रिया है हमें समाधान की तरफ नहीं बढ़ने दिया है। अब जाति और धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये समस्याएं विकराल हैं और भारत को भारत बनाने में यह सबसे बड़ी बाधा के रूप में है। तो जब तक हम इनको समस्या मानेंगे नहीं, इन पर खुलकर बात नहीं करेंगे और कैसे इनको लेकर, इनको छोड़कर, इनको बेहतर करके हमें आगे बढ़ना है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है। और यह पलायनवादी नज़रिया हमारे आम लोगों में, ख़ास लोगों में और सत्ता शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, जिन्हें निर्णय लेना है कि हमेशा कठोर निर्णय ही होंगे, वो भी हमेशा बचने का रास्ता निकालते रहे हैं। इसकी वजह से समस्याएं बड़ी होती जाती हैं। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, अगर इस पर हम समझौतावादी रहे हैं और आगे भी हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, अगर कोई विज़न लेकर हम नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी अच्छा निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हम समाज के तौर पर इसलिए बहुत से क्षेत्रों में नाकाम रहे हैं। और जो सामाजिक सुरक्षा हमारे वंचित समाज को मिलनी चाहिए वह हम नहीं दे पाए हैं। यह वंचित समुदाय किसी जाति आधारित समुदाय के लिए नहीं कहा जा रहा है। ऐसे वह सभी लोग जिन तक संसाधन नहीं पहुंचता है और जो अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, वह वंचित समुदाय है। और एक देश और समाज के तौर पर अगर वह अपनी सामर्थ्य, ताकत और पहुंच की वजह से उसमें जो उस जगह की भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, हो सकता है इसकी वजह से वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हों, ऐसे में हमको उस तक जाना होगा, उन लोगों, उन समाजों तक हमें पहुंचना होगा। अगर हम इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं तो एक देश के रूप में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अच्छा बताइए, चुनाव का विश्लेषण हो रहा है, लोग मतलब पत्रकार जनता से राय लेते हैं, लोगों से पूछते हैं आप किसको वोट दे रहे हो, और वो कहता मैं इसको वोट दे रहा हूँ, इसको नहीं वोट दे रहा हूँ। अब इसी विश्लेषण को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप जिससे ये सवाल पूछते हैं कि आप किसको और क्यों वोट दे रहे हो या फिर क्यों वोट नहीं दे रहे हो, अब उससे पूछिए उसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम कहने का मतलब यह है कि वो अपना जाति और धर्म भी बताए। आप कहिए, बेझिझक कहिए कि आप अपना जाति और धर्म भी बताएंगे, फिर पूछिए आप किसको वोट दे रहे हो और क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ों का आकलन करने में सुविधा होगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। अब जाति आधार पे राजनीतिक दल भी हैं, पहले भी थे। अगर जातियों के अपने दल हैं तो वह किसी और दल को वोट नहीं देते हैं, या फिर दूसरे दल को वो तभी वोट देते हैं जब उनकी जाति का प्रत्याशी हो। अब ऐसे में चुनावी विश्लेषण कैसे होगा, जातियों का गणित कैसे सेट होता है, ये सामान्य बात है। तो जब आप राष्ट्रीय टीवी पर किसी नवयुवक से, छात्रों से भी जब आप यह बात पूछते हो तो किसी दल का समर्थक विरोधी वह क्यों है, कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका भी विश्लेषण करिए, जनता को बताइए। देखिए कि इस जाति के जो लोग हैं वो ऐसे समर्थन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका काम लोगों को आईना दिखाना है कि देखिए आपका चेहरा कितना खराब है, आप कितना गंदा सोचते हो, आप फला जाति के हो इसलिए आप वोट नहीं दे रहे हो। कोई पार्टी, कोई जो नेता है, उसका नाम कुछ भी हो, वह दल कोई भी हो, उसको वोट आप महज इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आप इस जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं। अब इसी पर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो हमारे मुसलमान, मतलब भारतीय मुसलमान और भाजपा के संबंधों का आकलन किया जाए तो भाजपा और भारतीय मुसलमान मतलब दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, कुछ मुसलमान मीडिया पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलना चाहिए, उनका हक है, लेकिन कितने मुसलमान भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं या देते हैं, इसका निष्पक्ष आकलन करिए तो यह संख्या नगण्य है।
और सच अगर आपको स्वीकार करना हो तो कहिए वोट नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? तो भाजपा विरोधी जो दल हैं, संगठन हैं, मीडिया है, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा और एक बड़ी चीज़ संघ और भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ है। यह माहौल सारे मतलब भाजपा और संघ विरोधी जितने भी लोग हैं ये फीड करते रहते हैं मुस्लिम मस्तिष्क में। वह बच्चा हो, नवयुवक हो, बुज़ुर्ग हो, वह भाजपा और उसके नेतृत्व से नफ़रत करता है। ये सच्चाई है। आप बात करके देखिए। हो सकता हो मीडिया के सामने यह बात न कहे, लेकिन ये सच है। भाजपा और उसका नेतृत्व या कोई भी नेता या दूसरी पार्टी, ख़ासतौर पे भाजपा की ही बात करिए, वह मुस्लिम हित की कोई भी बात करे, एजुकेशन की बात करे या कोई और बात करे, लेकिन वह जो मुस्लिम विरोधी एजेंडा है, भाजपा की मुस्लिम विरोधी है, यह वाली जो बात है और भाजपा विरोधी जो संगठन और लोग हैं, यह बात वो हमेशा की मतलब कोई भी काम होगा इससे मुसलमानों का बुरा होना, मुसलमानों को टारगेट करके भाजपा और संघ ये कर रही, ये बात मुसलमान मानता है कि भाजपा और संघ जो भी करेंगे वह मुसलमानों के हित में नहीं होगा। और यह मुसलमान एक स्थापित सच की तरह स्वीकार करने लगा है और वह मानता है कि भाजपा कभी भी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती है। ऐसे में भाजपा को सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है और दूसरे राजनीतिक दल जिनको लगता है कि मुसलमानों का वोट मुसलमानों में यह धारणा स्थापित करके ही प्राप्त की जा सकती है, मतलब वोट मुसलमानों का भाजपा का डर पैदा करके ही हासिल किया जा सकता है, तो वह इस बात को लगातार मजबूत करते रहते हैं कि भाजपा से डरो, संघ से डरो। हालांकि ऐसा कोई निर्णय उसने नहीं लिया है, लेकिन हर निर्णय को ऐसे दिखाया, समझाया और बताया जाता है कि वह भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं है। अब सोचिए, मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भाई, मोदी सरकार या कोई भी सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकती है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो, भारतीय नागरिकों के खिलाफ हो। भारत का मुसलमान कोई अलग प्रजाति नहीं है, भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है और उसको उतने ही अधिकार हैं जितना भारत के हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों या मतलब किसी भी भारतीय नागरिक को है। तो उसके अधिकारों से उसको कोई भी सरकार वंचित नहीं कर सकती है, भाजपा भी नहीं वंचित कर सकती और कोई भी सरकार वंचित नहीं कर सकती है। ऐसे में अगर कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से और उसके नेतृत्व से डरता है और इसलिए दूसरे को वोट देता, तो सोचिए इसके पीछे क्या मंशा है, क्या राजनीति है, यह बातें कैसे प्रोग्राम की गई हैं, कैसे भर दिया गया है लोगों के दिमाग में। और भाजपा की भी यही ताकत है। अब इसको गहरे में देखिए, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल जब मुसलमानों को इस आधार पर पोलराइज कर लेते हैं कि वो भाजपा को वोट न दें, तो भाजपा क्या करेगी? वो हिंदुओं को पोलराइज कर लेती है। अब मान लीजिए कुछ राजनीतिक दल जो जाति आधार पे हैं, कुछ जातियों को उन्होंने पोलराइज कर लिया, भाजपा का काम और आसान होगा, उस जाति और मुसलमानों को वो छोड़ देती है। अब सोचिए, भारतीय जो वोट बैंक है, भारत की जो चुनावी स्थिति है, उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी है? अगर 80% भी मान लिया जाए तो 20% के लिए बाकी लोग लड़ रहे हैं। भाजपा और संघ का डर मुसलमानों में पैदा कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी दलित एक दलित अस्मिता की बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये संगठन, सोचिए, जो भारत के जो दलित संगठन अपने आप को दलितों का मसीहा बताने की कोशिश करते हैं, वो भी अंततः संघ और भाजपा को दलित विरोधी साबित करने में लगे रहते हैं। और वो अपने अस्तित्व के लिए इस तरह की बात लगातार करते हैं। और इस खेल में गड़बड़ी ये होती है कि ठीक है, आपकी बात स्थापित हो गई, कुछ वोट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सत्ता में नहीं आ सकते और सरकार नहीं बना सकते हैं। जैसे ही ये बात आप एक छोटे से समूह में स्थापित कर लेते हैं, आपको कुछ सीटें मिल जाती हैं और आप एक प्रेशर ग्रुप बनाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पूरी सत्ता आप नहीं प्राप्त कर सकते, आप बहुमत में नहीं आ सकते हैं। केवल मुस्लिम वोट से, केवल दलित वोट से आप सत्ता में नहीं आएंगे।
और यही आपका जो है आक्रामक प्रचार, भाजपा विरोध, हिंदू विरोध में कन्वर्ट हो जाता है। और यह हिंदू विरोध में जैसे ही कन्वर्ट होता है, अपने आप को हिंदू मानने वाले लोग भाजपा की तरफ चले जाते हैं। और यह प्रचार कि हम मुसलमानों के हित में हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, दलित हिंदू नहीं हैं, इस तरह के स्टेटमेंट और बहुत ही एग्रेसिव बातें जो लगातार होती रहती हैं, यह भाजपा का काम आसान करा देती है। तो और जैसे ही आसान हो जाएगा, अब भाजपा का लक्ष्य तो 80% वोट हो जाता है। और इस काम को सोशल मीडिया पर सक्रिय मुसलमान, दलित और इनके समर्थन होने का दावा करने वाले संगठन और आसान कर देते हैं। और ओवैसी जैसे 2-4 लोग लगातार मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। हालांकि यह मकसद उनका तो सिर्फ प्रचार पाना रहता है, लेकिन वो किसी इस्लाम, दलित सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या जो भी कह लीजिए, वो वास्तव में वैसा कुछ कर नहीं रहे होते हैं। वो मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। वो केवल आत्म प्रचार कर रहे हैं, मतलब सेल्फ पब्लिसिटी, और एक रिकॉग्नाइजेबल फेस अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। सोचिए वो मुसलमानों को हित कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन के लिए उनके पास क्या है? केवल गाली देने से, भाजपा और संघ का विरोध करने से तो कोई भला नहीं होगा। आप अपने आप को दलित दलित कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। इसी तरह मुसलमानों के हित कैसे होगा? आपके पास क्या प्लान है? उसको किस शताब्दी में आप ले जाना चाहते हैं? उसको क्या बनाना चाहते हैं? उसको कहाँ कैद रखना चाहते हैं? कितनी आज़ादी देना चाहते हैं? मतलब वह मेरा गुलाम रहे। आपकी मानसिकता तो ये है। उसको कोई आज़ादी, उसको एजुकेशन, उसके ऊपर उठने के लिए आपके पास क्या रोल मॉडल है? इस पे तो आप कोई बात ही नहीं करते। भाजपा अच्छी है, बुरी है, संघ है अच्छा है, बुरा है, उसको छोड़िए। आप अगर मुस्लिम संगठन से जुड़े हैं, मुसलमानों का वोट चाहिए, किस लिए? क्या सिर्फ उतने वोट से सरकार बन जाएगी? आप दलितों की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ ले आते हैं, तो क्या आप उतने वोट से सरकार बना लेंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। आपको सबका वोट चाहिए। तो आप जो राजनीति कर रहे हैं वो आपको कभी सत्ता में नहीं आने देगी। यह सिर्फ भाजपा और संघ के हेट जो कैंपेन है उस पर आधारित है। आप सिर्फ उनको गाली देंगे और यही उनकी जीत का कारण है। अब सोचिए, मीडिया एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया, लोगों के पास ढेर सारी सूचनाएं आ रही हैं और हर आदमी गाली दे सकने में सक्षम है कि वह किसी को भी गाली दे सकता है। तो एक दूसरे को लोग गरिया रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर रहे हैं। और वह भाजपा और संघ की मजबूती का यही कारण है कि आप लगातार बकवास करोगे, गाली गलौज करोगे। आप अपना काम करिए, किसमें क्या अच्छाई बुराई है उसको छोड़ दीजिए। आप समाज के अच्छाई के लिए कहाँ और कौन से काम कर रहे हैं वो बताइए। आप बीते हुए कल में वापस नहीं ले जा सकते हैं। वर्तमान में रहना है, एक साथ रहना है, तो उसके लिए कौन सी योजनाएं, कौन से काम हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो उसी पर बात करिए। और यह तोड़ फोड़ की जो राजनीति है बहुत दिन तक नहीं चलेगी, वह किसी भी पार्टी से। और मीडिया के लोग जब तक ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करेंगे, और वह अपने नेताओं और अपने बॉसेस को भी इसी तरह के छलावे में रखते हैं, और लोग सच सुनना और जानना भी नहीं चाहते। इसलिए मीडिया मैनेजर्स जितने हैं उनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी अच्छाई और अपनी जीत यही सब सुनना चाहते हैं। तो मीडिया में लगातार वही नैरेटिव वो चलाते रहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हो। तो कुछ खास तरह की बातें सुनने वाले लोग भी हैं जो आम लोगों में हैं, वो अच्छा खासा व्यू और टीआरपी ला देते हैं। अभी आप सोचिए, भाजपा मोदी विरोधी जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल हैं, उसमें कितना सारा लाइक, व्यू और सब्सक्राइबर आ जाता है, क्योंकि वो बल्क में मिल जाता है और वो लगातार यही काम करते हैं। जबकि भी जो समर्थक यूट्यूबर चैनल उस पर कम आता है, क्योंकि उसे पता है उसके जो समर्थक हैं मोदी और भाजपा के, कि उसको कहाँ क्या करना है। वो आपकी बातों को सुनेगा, मज़ा भी लेगा, हंसेगा, लेकिन उसे वोट कहाँ देना वहीं देता है।
तो ये जो राजनीति बदली है उसमें मतदाता अपने आप को कंसोलिडेट कर चुका है, उसने मन बना लिया है। ये बहुत बोलने कहने से अब असर नहीं पड़ता है। और यह मैच्योरिटी और समझदारी आप में भी आनी चाहिए कि आप बातों को सही ढंग से समझिए, देखिए और कहिए और सच बोलिए। मीडिया में अगर हैं और जब भी पूछिए कि आप कौन हो, वोट क्यों दे रहे हो, तो उसके जाति और धर्म उसको ज़रूर बताए, वह यह बात बोलिए। इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मान लीजिए अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो पूछिए आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, देखिए फिर विश्लेषण आसान हो जाएगा। और इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।